कोविड-19 का सरकारी बुलेटिन, जिस सरकारी बुलेटिन में तमाम तफसीलात होती हैं, वो बुलेटिन आ चुका है। और इस बुलेटिन के मुताबिक जैसे कल भी 30 लोगों की मौत हुई थी और आज भी कोविड-19 के कारण 17 लोगों की जम्मू डिवीज़न से और 13 लोगों की कश्मीर डिवीज़न से मौत हुई है। 3,532 नए पॉजिटिव केसेस आज आए हैं, यानी कल से केसेस का नंबर भी बढ़ गया है। इसमें से 1172 केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हैं और लगभग 2,360 केसेस जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से हैं। अच्छी खबर यह है कि जहां पर 30 लोगों की कोविड-19 के कारण जान गई है, वहीं पर आज के दिन 1287 के करीब करीब पेशेंट जो हैं कोविड नेगेटिव टेस्ट किए हैं, यानी ये लोग पॉजिटिव हुए थे, एक लंबे समय तक ये बीमार रहे और इनके बीमार रहने के बाद आज ये अस्पतालों से और जो लोग होम आइसोलेशन थे में भी थे, होम आइसोलेशन से इन्हें आज छुटकारा मिल गया है। तफसीलात की अगर मैं बात करूं, और ये बिल्कुल 5 बजे की, इस वक्त 6:45 हो रहे हैं, तो 5 बजे तक जो मौतें जम्मू कश्मीर में हुई हैं ये उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। आपकी इत्तला के लिए बता दें कि जो 30 मौतें हुई हैं इनमें से 9 लोगों ने अपनी जान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में गंवाई है। उसके अलावा 2 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में कोविड-19 का शिकार हुए हैं। एक आदमी डीएमसी लुधियाना में कोविड-19 का शिकार हुआ है। एक आदमी राज हॉस्पिटल पठानकोट में कोविड-19 के कारण जो है उसकी मौत हुई है और 4 लोग घरों में थे, होम आइसोलेशन में थे, और होम आइसोलेशन से जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया तो उनकी सैचुरेशन ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से गिरी हुई थी। जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल पहुंचने घर पर ही उनकी मौत हुई थी। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां प्रोटोकॉल्स के तहत उनकी बॉडी को रैप करके जो है घर वालों के हवाले कर दिया गया। एक आदमी की मौत जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है। 5 लोग आज किम्स सौरा में अपनी जान गंवा बैठे हैं। 4 लोगों की मौत एसएमएचएस हॉस्पिटल में हुई है। 2 लोगों की मौत सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है और एक व्यक्ति की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हुई है। अगर आज की केसेस की हम बात करें तो 932 केसेस श्रीनगर से आए हैं और जम्मू से आज भी 495 केसेस आए हैं। साफ तौर पर अभी भी जम्मू में केसेस का नंबर तो कम है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के बीच में बहुत बड़ा फासला था। बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन के बाद कंट्रोल में कोविड-19 था, लेकिन अब हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। 478 के करीब करीब लोग हैं जिन्होंने जम्मू से अपनी जान गंवाई है और 536 के करीब करीब लोग हैं जिन्होंने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से अपनी जान गंवाई है। आज के दिन बारामूला से 306, 316 केसेस आए, बडगाम से 160, पुलवामा से 110, कुपवाड़ा से 206, अनंतनाग से 239, बांडीपुरा से 50, गांदरबल से 77, कुलगाम से 165, शोपियन से 105, जम्मू से 495 केसेस, उधमपुर से 125, रजौरी से 133, डोडा से 37 पॉजिटिव केसेस आए हैं और ये 37 के 37 लोग डोडा के ही रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर और सीरियस बात है ये। कठुआ से 72 केसेस लोकल्स के हैं, 23 ट्रैवलर हैं, 95 केसेस हैं वहां पर। सांबा से 82 के करीब करीब केसेस आए हैं। किश्तवाड़ से 198 केसेस आए हैं। पुंछ से 776 केसेस आए हैं। रामबन से 308 के करीब करीब केसेस आए हैं और रियासी से आज के दिन 76 केसेस आए हैं। अब अगर इनकी तफसीलात में मैं जाऊं तो टोटल आज के दिन 3,532 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 3,369 लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इस समय एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 28,359 के करीब करीब हुई है। आंकड़ा 30,000 को छूने जा रहा है और आज ही के दिन रिकवर होकर 1287 लोग अपने अपने घर चले गए हैं और 1287 लोगों में मैं आपको बताऊं अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जो होम आइसोलेशन में हैं और जिन लोगों ने होम आइसोलेशन में 10 दिन पूरे किए हैं। चूंकि ऑलरेडी ये कहा गया है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, अगर उन्हें उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से नीचे नहीं जा रही है, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन वो मेंटेन रख रहे हैं, उनकी मेंटेन रहती है और कोई दिक्कत कोई परेशानी उनको नहीं आती है, तो उनको रिपीट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अभी भी रिपीट टेस्ट जो हैं वो आरटीपीसीआर भी हो रहे हैं और रैपिड भी हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आज के दिन की और बात करूं, डिटेल्स आपके साथ और शेयर करूं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है।
वो डिटेल ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अब 316 के करीब करीब जो है वो पेशेंट एडमिट हो चुके हैं। 382 टोटल बेड्स हैं, 316 बेड्स अब ऑक्यूपाइड हैं। और इन 316 बेड्स में से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कि 72 के करीब करीब 75 के करीब करीब बेड्स वो हैं जो आईसीयू में हैं, जिन्हें ऑक्यूपाई किया गया है। और अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कुल 12 बेड आईसीयू में हैं जो वैकेंट है, बाकी सब फिलअप हो चुके हैं। कल ही एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर बसीर अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ग्राउंड पर सभी लोग जानते हैं कि स्थिति क्या है। हाँ, प्रशासन को मालूम है, डॉक्टर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों के साथ कोप अप कर रहे हैं। आज एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितने भी लोग आ रहे हैं वो एक्सट्रीमली सिक आ रहे हैं, बहुत बीमार हैं, कि बहुत बुरी हालत है उनके लंग्स की, और उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दी जा रही है। लेकिन अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के बाद 10 मिनट के लिए भी वो ऑक्सीजन रोकी जाती है ताकि वो खाना खा सकें या वो कुछ पानी पी सकें, तो एकदम से उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है दोबारा से डिप कर रही है। मतलब ये कि बहुत भयानक किस्म का जो है इन्फेक्शन है, और इस भयानक किस्म के इन्फेक्शन के चलते बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं और आप, हम सब लोग एहतियात करें। मैं आप सभी लोगों के साथ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में 76 के करीब करीब बेड आज के दिन ऑक्यूपाइड हैं। यहां पर भी 5 लोग, और सबसे बड़ी बात ये कि 76 में से 71 लोग जो हैं वो ऑक्सीजन पर हैं, उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है। और 5 लोग जो हैं वो इस समय आईसीयू में हैं, सीडी हॉस्पिटल के, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के आईसीयू में जम्मू में हैं। वो वेंटिलेटर पर तो नहीं, लेकिन हैं आईसीयू में। उसके अलावा गांधीनगर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो 71 के करीब करीब बेड वहां पर भी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, और इन 71 में से भी 57 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। गांधीनगर हॉस्पिटल के ओल्ड ब्लॉक में 14 पेशेंट हैं, और इनमें से भी 10 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एस्कॉम्स हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो 54 के करीब करीब लोग वहां पर भी ऑक्सीजन पर हैं। टोटल वहां पर 73 लोग इस वक्त एडमिटेड हैं, 110 बेड हैं वहां पर, तो बेड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो एस्कॉम्स में भी है। गवर्नमेंट साइकियाट्री हॉस्पिटल में 70 हॉस्पिटल हैं, 70 बेड्स हैं, 70 के 70 अभी खाली हैं, वहां पर अभी कोई ऑक्यूपेंसी नहीं हुई है। तो इसका मतलब साइकियाट्री हॉस्पिटल को भी तैयार किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी कल वहां पर भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट किया जा सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में सूरत हाल आहिस्ता 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 उस ओर जा रही है जहां कल वहां बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे, स्थिति उस तरफ जा रही है, क्योंकि 40 में से 42 को टोटल बेड हैं और 18 ऑक्यूपाइड हैं, और 18 में से 15 लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन पर वहां पर चल रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में 56 लोग हैं, 51 लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन पर वहां पर भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में 31 लोग हैं, 16 लोगों को ऑक्सीजन की वहां पर भी जरूरत है। नारायणा हॉस्पिटल कटरा में उनकी पहले टोटल जो तादाद थी कोविड बेड्स की वो कुल थी 70, अब 70 से वो तादाद जा पहुंची 111, और इस 111 में से 106 बेड ऑक्यूपाई भी हो चुके हैं, और इन 106 पेशेंट्स में से 58 पेशेंट हैं जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जबरदस्त जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं 9 पेशेंट एडमिट हुए हैं, 7 लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं वहां पर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में अब 17 लोग हैं और 17 के 17 हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ की बात करूं मैं, 4 लोग हैं, चारों के चारों लोगों को ऑक्सीजन की वहां पर भी जरूरत है। इसी तरीके से अगर मैं आईसीयू की बात करूं तो नारायणा हॉस्पिटल कटरा के आईसीयू में की पोजीशन ये है कि वहां पर अब आईसीयू में कोई बेड नहीं है, यानी आईसीयू के बेड्स जो हैं वो नारायणा हॉस्पिटल कटरा में खत्म हो चुके हैं। 13 लोग वहां पर आईसीयू में हैं, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। 8 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर के ऊपर हैं और 3 लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर के ऊपर हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की अगर मैं बात करूं तो 2 लोग वहां पर इन्वेजिव वेंटिलेटर के ऊपर हैं। गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करूं तो 1 आदमी वहां पर भी इन्वेजिव वेंटिलेटर के ऊपर है। 3 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इन्वेजिव वेंटिलेटर के ऊपर हैं। और अगर मैं बात करूं कोविड बेड्स की, आईसीयू बेड्स की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में इस वक्त 114 के करीब करीब पेशेंट हैं जो इस वक्त आईसीयू में हैं, और 134 बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं। इसमें मेजॉरिटी बेड्स जो हैं 27 के करीब करीब गांधीनगर हॉस्पिटल के ओल्ड ब्लॉक में हैं, गांधीनगर हॉस्पिटल के नए ब्लॉक में हैं। मेडिकल कॉलेज में तो कुल 12 बेड हैं, सीडी हॉस्पिटल में कुल 5 बेड हैं,
साइकियाट्री हॉस्पिटल में कोई आईसीयू बेड नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आईसीयू बेड खाली नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में 10 बेड खाली हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हैं। 20 बेड जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हैं। 2 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हैं। 8 खाली बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में हैं। ये स्थिति है बेड्स की। और सिर्फ ये यहाँ की बात नहीं है, बल्कि अगर मैं श्रीनगर की भी बात करूं तो एसएमएचएस हॉस्पिटल में 156 बेड्स पर पेशेंट हैं और उनमें से 151 लोग जो हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। स्किम्स हॉस्पिटल सौरा में 267 में से 251 लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। और यहां पर अगर बात हम करें बेड्स की तो कुल 11 बेड आइसोलेशन बेड्स यहां पर बाकी हैं। लेकिन अगर इन हॉस्पिटल्स के आईसीयूज की बात की जाए तो आपके पास ना तो स्किम्स हॉस्पिटल सौरा में कोई बेड खाली है आईसीयू में, ना सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में कोई बेड खाली है। उसके अलावा कश्मीर नर्सिंग होम श्रीनगर में भी कोई बेड खाली नहीं है ही नहीं। वहां पर जीएमसी बारामुल्ला में भी नहीं है। आईसीयू बेड्स बहुत लिमिटेड हैं और इस समय कश्मीर में स्थिति सिर्फ यह है कि 42 के करीब करीब लोग आईसीयू बेड्स के ऊपर कश्मीर घाटी में हैं। 67 के करीब करीब लोग वो हैं। 67 बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में। कश्मीर वैली में आईसीयू में 67 बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं। 42 ऑक्यूपाइड हैं। टोटल 109 बेड्स की बात सरकार ने कही है, लेकिन ये श्रीनगर में नहीं है। ये आपको समझना होगा, ये श्रीनगर में नहीं है, ये दाएं बाएं हैं। यानी कुलगाम में आपके पास 10 बेड्स हैं। 12 बेड्स आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल में हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुपवाड़ा में 8 बेड आईसीयू के हैं। पीएचसी छानापुरा में 4 हैं। बिजवाड़ा अनंतनाग में ट्रॉमा हॉस्पिटल है, वहां पर 7 हैं। 4 हॉस्पिटल एसटीएच सोपूर बारामुल्ला में बेड्स हैं। जेएलएनएम हॉस्पिटल में 4 बेड खाली हैं वहां पर आईसीयू में और 3 बेड स्किम्स विमना में हैं। लेकिन स्किम्स हॉस्पिटल सौरा में वहां पर कोई बेड नहीं है। सीडी हॉस्पिटल में भी कोई बेड खाली नहीं है। एसएमएचएस हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर में कुल 6 बेड्स खाली हैं। तो श्रीनगर को लेकर कल ही बहुत सारे दावे एडवाइजर बसीर अहमद खान कर रहे थे। दूसरी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में ये दूं कि कश्मीर घाटी में 1670 के करीब करीब पेशेंट जो हैं वो एडमिट, माफ कीजिएगा, 878 लोग पूरी कश्मीर घाटी में इस समय अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। और इन 878 लोगों में से 756 लोग वो हैं जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। कुल 80 लोग वो हैं जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इनमें से 35 लोग वो हैं जो आईसीयू में हैं कश्मीर घाटी में, और 7 लोग हैं जो इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और ये कश्मीर घाटी में। 42 लोग इस समय आईसीयूज में हैं कश्मीर घाटी में। और दूसरी तरफ अगर दूसरी पिक्चर देखी जाए तो 878 लोग टोटल हैं जो कश्मीर घाटी में हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। जबकि कल ही बात हुई थी, हालांकि नंबर अगर हम बात करें 792 लोग जम्मू डिवीजन में एडमिट हैं। टोटल पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल पॉजिटिव केसेस इस समय जम्मू कश्मीर में 28,359 के करीब करीब 28,359 केसेस हैं। इसमें से 10,000 का आंकड़ा जम्मू डिवीजन का है और 10,660 एक्टिव पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा जम्मू डिवीजन का है। और कश्मीर, माफ कीजिएगा, 10,660 का आंकड़ा कश्मीर जम्मू डिवीजन का है और कश्मीर डिवीजन का 17,699। इस 17,699 में से कश्मीर डिवीजन में 878 लोग कुल हैं जो इस समय अलग अलग अस्पतालों में जेर इलाज हैं। यानी बहुत बड़ी तादाद कोविड पॉजिटिव्स की है जो घरों में है, होम आइसोलेशन में है। इसी तरीके से जम्मू में भी अगर मैं बात करूं तो जम्मू डिवीजन में कुल 792 लोग हैं जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीयू में हैं या आइसोलेशन में हैं। लेकिन आपके सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, एक पॉजिटिव, हालांकि इसमें पॉजिटिव कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। 30 लोगों की जान जाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तमाम फैसिलिटीज के होने के बावजूद। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आज हाई फ्लो ऑक्सीजन भी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के पास रेमडेसिविर भी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास बाकी तमाम दवाइयां भी हैं। हालांकि वर्ल्ड ओवर WHO ने भी कह दिया कि रेमडेसिविर हो या कोई और दूसरी तीसरी दवाई हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, अलग अलग पेशेंट्स पर ये दवाई काम तो जरूर करती है। लेकिन अगर आप इन जनरल कहेंगे कि कोविड का इलाज इन बीमारियों से होता है तो नहीं होता है। लेकिन रेमडेसिविर बहुत बड़ी तादाद में पेशेंटों में देखा गया है कि उससे पेशेंटों की
पेशेंटों की जान बचाने में मदद मिलती है, और उसके अलावा एक और दवाई है जिससे पेशेंटों की जान बचाने में मदद मिलती है। लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं कि लोग ये समझकर बैठे कि रेमडेसिविर ही इलाज अगर मिल गया तो जान बच जाएगी। उसकी भी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज जिन 17 लोगों की जान गई है, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स ने उनको रेमडेसिविर भी दिया होगा, डॉक्टर्स ने उनको बाकी दवाइयां भी दी होंगी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आप बिल्कुल 8-9 दिन बुखार के बाद जब आप आईसीयू में लैंड करते हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, तो आपकी लंग्स की हालत ऑलरेडी बहुत बहुत खराब हो चुकी होती है। यूजुअली ये देखा गया है कि जिन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 3-4 दिन तक बुखार आता है और चौथे दिन आपका बुखार जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद अगर बुखार नहीं आता है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर लगातार आपको 3 दिन नहीं बल्कि 5-6 दिन हो गए और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, पूरी जिस्म में जकड़न है, बाजू में टांगों बाजू में दर्द है और आप बहुत जबरदस्त खांसी कर रहे हैं, तो फिर आपके घर वाले बेवकूफ हैं कि आपको अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे, बल्कि आपको घर पे ही आपकी देखरेख कर रहे हैं। हाँ, अब अगर घर पे भी देखरेख करने का जहां तक मामला है, तो एक बड़े ट्रेन डॉक्टर की मौजूदगी में वो तमाम चीजें पॉसिबल हैं कि आप घर में ही ऑक्सीजन का सिलेंडर रख लें, आप घर में ही दवाइयां दे दें, आप घर में ही तमाम चीजें करें। लेकिन अगर एक अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल नहीं है ठीक टाइम पे और कब किस वक्त, और जैसा रेमडेसिविर को लेकर कहा भी गया कि ये वो इंजेक्शन है जिसको देना ही आपको हॉस्पिटल की कंडीशंस में। क्यों देना है? मान लीजिए कोई भी साइड इफेक्ट होता है या इसके कारण कोई भी चेंज आता है, पेशेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है, तो वहां पर हॉस्पिटल में तमाम वो इक्विपमेंट डॉक्टर के पास मौजूद होते हैं और कई इंजेक्शन होते हैं और कई दवाइयां होती हैं जो डॉक्टर्स को मालूम होती हैं कि ठीक है, अगर एक दवाई से कोई रिएक्शन हुआ तो हम दूसरी दवाई लगाएंगे जिस दवाई से हम इंश्योर करेंगे कि हम पेशेंट की जान बचा सकें। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप तमाम लोगों को समझना कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलना, इससे जान बच जाएगी, ये बिल्कुल आप अपने जहनों से निकाल दें। डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े सर्जन्स कह रहे हैं कि इससे जान नहीं बचती, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स के अंदर डॉक्टर्स ये कहते हैं, देखा यह गया है कि इस रेमडेसिविर इंजेक्शन से फर्क पड़ता है, जान बचाने में मदद मिलती है। तो अब ये जो जान बचाने में मदद मिलती है, इट इज इन इटसेल्फ मतलब काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑन द यूज ऑफ रेमडेसिविर। डॉक्टर्स जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं फर्क पड़ता है पेशेंट में, लेकिन WHO ने भी इसको लेकर क्लियर कट कह दिया है कि हम इसको दवाई नहीं कहेंगे, और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी कहा हम इसको दवाई नहीं कहेंगे। ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात भी की गई है कि आप ये भी पेशेंट को दे सकते हैं, उससे भी पेशेंट की जान बच सकती है। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी का फैसला मैं और आप एज लेमैन नहीं कर सकते। ये फैसला हमको डॉक्टरों पर छोड़ना चाहिए, और डॉक्टरों की ही हिम्मत है, उनकी हिम्मत को सलाम है कि आप कैसे इन कोविड वार्ड्स में पेशेंटों को देख रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से ये कि ये अल्लाह ने आपको बड़ा जबरदस्त मौका दिया है तमाम दुनिया की खिदमत करने का और दुनिया को इस बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने का। इस वक्त नफरत करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, गालियां बकने का टाइम नहीं है। रमजान मुबारक का मुतबरक महीना है, बिल्कुल इसके बाद इफ्तार का टाइम है, और इफ्तार के टाइम में कहते हैं कि इफ्तार करने से थोड़ी देर पहले अगर दुआएं मांगी जाए तो अल्लाह कबूल करता है। आज अपने लिए ना मांगे, अगर मांगना है तो पूरी दुनिया के लिए मांगे, कुल आलम के लिए मांगे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र, हमारे देश के तमाम कोनों के लिए, जहां पर भी जिस भी जगह कहीं कोई बीमार है, अल्लाह उसको सेहतियाब करे, ये दुआ आप तमाम लोग मांगे। और आखिर में आप लोगों से फिर ये गुजारिश करूंगा कि कोविड-19 का जो कर्फ्यू है उसको लेकर भी क्लियर कट आ चुका है कि 9 डिस्ट्रिक्ट जिनमें कर्फ्यू कल से नहीं लगा है, आज अब शाम को 7 बजे कर्फ्यू लग गया है, तो इस कर्फ्यू का पालन करें। मस्जिदों को आबाद रखने के लिए इमाम साहब के साथ कुछ एक लोग जा सकते हैं जो मस्जिदों को आबाद रख सकते हैं, लेकिन भीड़ भड़का ना करें। आज बड़ी खुशी हुई कि डोडा से एक वीडियो आया है जिसमें डोडा के मजहबी रहनुमा भी हैं और सियासी लीडर भी हैं, खालिद नजीब सोहरवर्दी। उन्होंने तमाम डोडा के वासियों से और तमाम दुनिया के लोगों से ये अपील की है कि कोविड-19 के जो SOPs सरकार ने बनाए हैं इनका पालन करें, इन SOPs को वायलेट न करें। कर्फ्यू लगा है, घरों के अंदर बैठे, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, हालात इतने खराब हैं कि आप इन्फेक्शन लेकर अगर घर आएंगे, अपने लिए तो आप परेशानी बनेंगे ही बनेंगे, अपने घर वालों के लिए भी बनेंगे। मगर निकल जाते जाते एक अच्छी खबर ये लेकर जाइए कि जहां कोविड-19 के कारण आज 30 लोगों ने जान गंवाई है, वहीं पर
1287 लोग रिकवर होकर घर गए हैं, जिसमें से 977 लोग कश्मीर डिवीजन से और कुल जम्मू से 310 लोग रिकवर हुए हैं। तो आपसे गुजारिश ये, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, दुआएं बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से, इस बला से बाहर निकाले। और वो तमाम लोग जो पूजा पाठी हैं, आप भी भगवान से मांगिए जितना मांग सकते हैं कि हमको इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। गुरुद्वारों में जितने भी लोग हैं, आप भी वाहिगुरु से अरदास कीजिए कि अब ऑलरेडी इंसानियत के पास जूझने के लिए बहुत कुछ है, नफरतें हैं जूझने के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हैं जूझने के लिए, मजहब के ऊपर जो फसाद पूरी दुनिया में बना हुआ है वो जूझने के लिए बहुत है। उसके अलावा और भी गुर्बत है जिससे लड़ाई लड़नी है, वो सब चीजें हैं। और ये जो कोविड का एडिशनल बर्डन आया है, इसको आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, रेडी वाला, मैटाडोर का ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो वाला, ये तमाम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चर्च के जो पादरी हैं उनसे भी ये गुजारिश कि दुआओं में बड़ा असर है। मुझे बड़ी बार मेरे कलीग कहते हैं कि जी आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हुए आप धार्मिक बातें और ये सब चीज बातें करते हैं। मैं साफ तौर पर यह मानता हूं कि जहां इंसान की विल, इंसान की ताकत, इंसान की सकत उसका साथ छोड़ देती है, वहां पर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मेडिटेट कीजिए, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। हार्ट पेशेंट जब हार्ट अटैक के बाद घर आता है तो डॉक्टर्स बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन ये भी देते हैं कि मेडिटेट कीजिए, उन लोगों से मिलिए जो लोग हार्ट की बीमारी से रिकवर हुए, उनसे बात कीजिए, पूछिए आप कैसे रिकवर हुए, क्या हुआ। तो ये तमाम चीजें करने की जरूरत है। हमने भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरव्यूज किए बहुत सारे लोगों के जो कोविड-19 से रिकवर हुए, ताकि आप लोगों का हौसला बना रहे। और सबसे बड़ी बात, हौसला और हिम्मत बना रहेगा तो डेफिनेटली हम इस मुसीबत से भी बाहर आएंगे। और गुजारिश आप लोगों से यही, कोविड का कर्फ्यू लगा हुआ है, इस कर्फ्यू का पालन कीजिए, अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए कि मुझे, आपको, हम सबको इस मुसीबत से अब बाहर निकाले।